नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं हूं आपका कानूनी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे। आपको जैसा कि पता है कि इस वक्त देश के स्कैम में, किसी भी तरह की धोखाधड़ी में, किसी भी तरह की फाइनेंशियल बंगलिंग में जो लाखों निवेशक अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं, उनकी लड़ाई को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का हमने प्रण लिया है। और इस लड़ाई के फोरफ्रंट में फिलहाल जो कंपनी है वह है व्यू नाउ इंफ्राटेक, सुखविंदर खरोड़। तो जनाब, आज ऐसा क्या अपडेट है कि मुझे ये वीडियो लेकर आपके समक्ष आना पड़ रहा है, तो मैं उस विषय पर आऊं और उस विषय का खुलासा करूं। उसके पहले 3 तारीखें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी कैलेंडर में नोट कर लें। और अगर आप उन निवेशकों में से हैं तो आपको लगातार इन 3 तारीखों पर नजर बनाए रखनी है, क्योंकि यह जो 3 तारीखें हैं, यह न सिर्फ खरोड़ दंपत्ति का, न सिर्फ व्यू नाउ इंफ्राटेक का, न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी का, और न सिर्फ आपका, बल्कि यह उन तमाम सपनों के फेट को डिसाइड करेगा जो व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, जो बड़े सपने देखता है, जो छोटे शहर से निकलकर कुछ नाम करना चाहता है, कुछ इजाद करना चाहता है। तो आज की तारीख सबसे पहली तारीख, क्योंकि आज डिम्पल खरोड़ जी का रिमांड खत्म हो गया और आज ईडी को पीएमएलए की अदालत में पेश करना था, जहां से ईडी ने रिमांड आगे बढ़ानी है या उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजना है या उनके वकील बेल का एप्लीकेशन लगाएंगे। आज डिम्पल खरोड़ जी के साथ, क्योंकि वो ऐसे भी को एक्यूज्ड हैं, पूरा आरोप उनके ऊपर नहीं है, तो अगर उनकी ही रिमांड बढ़ा दी जाती है, उनका ही बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, तो आपको अंदाज लग जाएगा कि 10 तारीख को जब सुखविंदर खरोड़ जी की रिमांड खत्म होगी और वो पेश किए जाएंगे, तो उनका फेट, उनका परिणाम क्या होने जा रहा है। फिलहाल इस कंपनी में, इस केस में, इस इन्वेस्टिगेशन में पल दल पल कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही हैं, पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं, नए नए प्लेयर्स सामने आ रहे हैं, तमाम तरह के बातें, तर्क कुतर्क वितर्क सब चल रहा है यहां पर, और कयास भी लगाए जा रहे हैं। ताजा मामले में यह मामला राजनीतिक रूप भी उत्तर प्रदेश में ले चुका है और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी योगी सरकार पर पूरी ताकत के साथ हमलावर हैं और योगी सरकार को फर्जी सरकार और फर्जी एमयू की सरकार करार कर चुके हैं। देखना है योगी जी इसका जवाब कैसे देते हैं। लेकिन फिलहाल हम हैं कि खरोड़ दंपत्ति का क्या होगा, ईडी की थियरी क्या है, ईडी जो कह रही है उस बात में कितनी दम है, और केस आगे जाकर ईडी की इस थियरी को कहां तक ले जाएगा। क्या खरोड़ दंपत्ति लंबे समय तक केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की तरह जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे, या जैसा कंपनी दावा कर रही है, जैसे कंपनी के लोग दावा कर रहे हैं, मुझसे मेरे चैनल पर बहस कर रहे हैं, वह जल्द ही जेल से रिहा होंगे, बाहर आएंगे, कंपनी की गद्दी संभालेंगे, और फिर क्या है, सुनहरा ही सुनहरा, गुलाब ही गुलाब, ठंडे बादलों की बयार ही बयार, सुहावना मौसम, फिर वही पुराने दिन और फिर वही पुराने यादें। हो सकता है, होना भी चाहिए, इस पर मुझे कुछ नहीं करना है। फिलहाल कानूनी चैनल होने के नाते और कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं ईडी की थियरी में कुछ छोल ढूंढ लाया हूं।
और आज हम खोलेंगे इन्हीं झोल की पोल और देखेंगे कि क्या खरूर दंपत्ति को मिलता है इस झोल के कारण बिल या नहीं। तो साहब, जो उपलब्ध साक्ष्य हैं, जो उपलब्ध इंफॉर्मेशन है, उसमें मुझे लगता है कि ईडी से खरूर दंपत्ति को गिरफ्तार करते वक्त बहुत भारी कानूनी चूक हुई है। सवाल यह है कि खरूर साहब की कानूनी टीम इस चूक को कैसे लेती है, कैसे इनकैश करती है, कैसे इसका इस्तेमाल करती है अपने क्लाइंट के बचाव के लिए। और यह इतनी बड़ी गलती है कि ईडी का पूरा केस एक झटके में ध्वस्त हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ईडी जैसी रेस्पेक्टेबल संस्था इतनी बड़ी भारी भूल कैसे कर सकती है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि इतनी बड़ी भारी संस्था ईडी जैसी कैसे ये भूल कर सकती है। साहब, जो गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी को दिल्ली हवाई अड्डे से दिखाया गया और ले जाकर के पेश किया गया पीएमएलए अदालत जालंधर में। चलिए, अगर पीएमएलए कानून को पढ़ता हूं, कानून को देखता हूं, तो ईडी इज एम्पावर्ड इनफ। वो तर्क बता देगी कि यह केस आखिर दिल्ली की पीएमएलए अदालत में या नोएडा की पीएमएलए अदालत में, उत्तर प्रदेश की पीएमएलए अदालत में न ले जाकर जालंधर क्यों सुना जा रहा है, वो मान लेते हैं। लेकिन अगर जालंधर में सुनवाई करनी भी थी और करवानी भी थी, तो चूंकि आपने गिरफ्तारी दिल्ली से दिखाई है जनाब, जबकि खरूर दंपत्ति का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी नेपाल से हुई है। यह अलग बात है कि अभी तक उनके वकील इस बारे में कोई सबूत नहीं दे पाए हैं और अदालत सबूतों और दलीलों से चलती, गाल बजाने से नहीं चलती। तो साहब, अगर ईडी की बात को हम मान लें तो यह गिरफ्तारी दिल्ली हवाई अड्डे से कर ली गई। अब इसने एक बहुत बड़े कानूनी विवाद को फिलहाल जन्म दे दिया है और ऐसा लगता है कि ईडी की यह भारी गलती खरूर दंपत्ति को जल्द ही सलाखों से बाहर कर सकती है। ईडी ने आखिर वो कौन से नियम तोड़े और इसका असर इस केस पर क्या पड़ेगा, इसी को तो समझना है। तो देखिए, ईडी ने क्या किया। महीनों तक ईडी के शिकंजे से बचते रहे खरूर दंपत्ति ने क्या किया, इतनी समझ ना समझी कि खुद से ले जाकर स्वयं को ईडी को सौंप दिया। सच एन ईजी सरेंडर, लीजिए हम आ गए, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। ऐसी बात मैं नहीं कह रही थी, ऐसी कह रही है। भाई साहब, जो आदमी बरसों से भाग रहा है, महीनों से भाग रहा है, वो भागने के लिए देश से हवाई अड्डे चला जाता है, मैं पासपोर्ट बिना भेस बदले। गजब। और ईडी वहां उनका इंतजार कर रही थी लाल कालीन बिछा के, आ जाओ, और वो आ गए। और फिर दोनों में बातें हुई तो खरूर दंपत्ति ने कहा कि कोला पिलाइए और मुझे ब्रेड पकौड़ा खिलाइए, और ईडी ने कहा कार में बैठिए, चलिए हम आपको एक लॉन्ग ड्राइव पर लेके चलते हैं जालंधर की पीएमएलए अदालत। और वहां पहुंच गए और वहां चूंकि 24 घंटे का डंडा, कानूनी डंडा ईडी के सर पर बज रहा था और ईडी को पता था कि वो क्या कर रही है, तो ईडी ने 7 बजे जज साहब को जगा दिया और 24 घंटे की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। जज साहब ने कहा ठीक है जी, पेशी हो गई, 10 बजे मेरे कोर्ट में आइए, रिमांड की बहस वहां सुनेंगे। वो सुनी गई और खरूर जी को 10 दिन की रिमांड और डिम्पल को 5 दिन की रिमांड जज साहब ने दे दी। ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन सवाल जो है, पर्टिनेंट सवाल जो है, सवाल यह है कि गिरफ्तारी दिल्ली में हुई तो आपने खरूर दंपत्ति को दिल्ली की अदालत में क्यों नहीं पेश किया, क्यों उनको जालंधर ले गए? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 22
सबसेक्शन 2 एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 सबसेक्शन 2 और सीआरपीसी की धारा 167 का यह सीधे उल्लंघन का मामला है और यह गंभीर चूक है और यह चूक ईडी को पूरे केस में बहुत भारी पड़ने वाली है और भारी पड़ सकती है। यह अलग बात है कि रिमांड पर बहस करते हुए खरूर दंपत्ति के वकीलों ने इस ग्राउंड को अब तक नहीं उठाया है। अनुच्छेद 22(2) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे तो पूरा हुआ, वो तो हो गया, एक कंडीशन पूरा किया गया, लेकिन वह यह भी कहता है कि निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। दिल्ली एयरपोर्ट से निकटतम मजिस्ट्रेट कहां है? जालंधर। गुड। इसीलिए कायदे से इनकी पेशी दिल्ली की अदालत में होनी चाहिए थी, जो कानून कहता है। अब इस बारे में दूसरा सवाल उठता है कि जब आप दिल्ली से उनको दूसरे राज्य में ले जा रहे थे, दूसरे शहर में ले जा रहे थे, तो एक और शर्त की अनिवार्यता थी, उसकी भी ईडी ने पूर्ति नहीं की है। इस बारे में आइए समझते हैं। सुरेश कुमार बाफना बनाम महाराष्ट्र 2014, गौतम नौलखा बनाम एनआईए। अरे एनआईए से तो खतरनाक संस्था नहीं है ना आप, जो टेररिज्म में लोगों को उठाती है, जहां देश सीधे खतरे में होता है। यह तो फाइनेंशियल क्राइम ही था साहब। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आतंकवाद, टेररिज्म, जिसको यहां तक पता लगता है कि ये आतंकवादी पार्लियामेंट उड़ाने की साजिश कर रहा है, फला सीएम की सुपारी ले लिया है, उसके ऊपर भी संविधान का यह कानून लागू होता है। तो यहां ईडी की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपने निकटतम मजिस्ट्रेट को इग्नोर करके जालंधर का दरवाजा खटखटाना मंजूर किया। तो गौतम नौलखा बनाम एनआईए 2022 बहुत रिसेंट फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना ट्रांजिट रिमांड के किसी भी अभियुक्त को दूसरे राज्य में ले जाना अवैध है। और तो और बंबई हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, हिस्टोरिकल जजमेंट है। राम इसरानी बनाम ईडी ने इसके बाद भी सबक नहीं लिया। राम इसरानी बनाम ईडी 2024 रिसेंट बंबई कोर्ट ने ऐसी ही चूक पहले होने के कारण ईडी की गिरफ्तारी को ही, बेल तो छोड़ दीजिए, द अरेस्ट इटसेल्फ वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गिरफ्तारी को ही असंवैधानिक करार दे दिया। और यही मामला अब खरूर दंपत्ति पे लागू होता है। तो अगर कायदे से खरूर दंपत्ति के वकील इस पॉइंट को एक्सप्लोर करें, कैपिटलाइज करें, तो बेल एप्लीकेशन लगाने की बजाय उनका पिटीशन गिरफ्तारी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के लिए होना चाहिए। सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन को आपने समझ लिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समझ लिया, बंबई हाई कोर्ट के जजमेंट को समझ लिया। आइए जिन एक्ट में, जिन धाराओं में खरूर दंपत्ति की गिरफ्तारी हुई है, उस पर भी एक नजर डाल। पीएमएलए की धारा 19 सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? तो सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 यह कहता है कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। इन राइटिंग, so many judgments are there.
They have to tell the accused why he has been arrested, the ground for the arrest, और निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता होती है। सो दिल्ली की अदालत को दरकिनार कर ईडी ने खरूर दंपत्ति के हाथ में एक ऐसा हथियार दे दिया है कि जिससे लड़ना भारी पड़ेगा ईडी की। तो ईडी की इस गंभीर गलती के बावजूद खरोर की कानूनी टीम ट्रांजिट रिमांड उल्लंघन को दिल्ली की हाई कोर्ट में, देखिए चूक ईडी से हो रही है, साथ ही साथ खरूर की टीम से हो रही है, उनके किसी रणनीति का हिस्सा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कायदे से अब तक खरूर दंपत्ति को दिल्ली हाई कोर्ट में इस उल्लंघन के लिए, इस वायलेशन के लिए खड़ा होना चाहिए था। अगर वो ऐसा करते तो अब तक शायद डिंपल खरोर रिहा होती। सुखविंदर की रिमांड जो 10 मार्च को समाप्त हो रही है उसको भी कम कराया जा सकता था दिल्ली की इस अदालत में खड़ा होकर, और ईडी की संपूर्ण प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता था, वैधता पर लगाया जा सकता था सवाल। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपको लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है। यह केस पल पल नए कलर ले रहा है, नए करवटें ले रहा है, नई पेचीदगियां सामने आ रही हैं, मामला गंभीर और दिलचस्प होता जा रहा है। तो आज के बाद जहां आपको कल नजर रखनी है वह है 8 मार्च 2025 की तारीख, जहां खरोर कंपनी की बोर्ड मीटिंग का आखिरी अवसर होगा, जिसमें उनको क्वार्टर 4 के वित्तीय नतीजों की मंजूरी देनी है, जो कि सेबी का नियम कहता है। और अगर वो इस बार भी असफल रहते हैं तो भारी वित्तीय और नियामकीय दंड झेलना पड़ सकता है। बजाय कॉम्प्लायंसेस के इधर लगातार डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स की रेजिग्नेशंस की खबर सामने आ रही है। 8 मार्च के बाद दूसरी तारीख जो व्यू नाउ के इतिहास में महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है वह 10 मार्च है 2025, जिस दिन सुखविंदर खरोर की रिमांड समाप्त होगी। देखना दिलचस्प होगा क्या उस दिन अदालत में ईडी की इन तमाम गलतियों को उजागर कर खरूर दंपत्ति के वकील खरूर दंपत्ति को रिहा करा पाते हैं, राहत दिला पाते हैं, या उसके पूर्व अभी वक्त है। हमारे पास यह खबर आती है कि इन सवालों को लेकर खरूर दंपत्ति की टीम दिल्ली हाई कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है 10 मार्च से पहले। जो भी अपडेट होगा हम उससे लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इसी विषय पर नए अपडेट के साथ। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें ताकि आपको ताजा तरीन अपडेट बिना विस्मृत हुए, बिना भूले मिलता रहे। और यह कानूनी जानकारी, मेरा यह प्रयास निवेशकों के लिए आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई सवाल हो तो वह भी मुझे बताएं। हमने जो निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए ग्रुप बनाया है वहां से भी जुड़ें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जन जागरूकता के इस अभियान को नए आयाम तक पहुंचाया जा सके और किसी व्यक्ति के साथ ठगी का यह इतिहास न दोहराया जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।